बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे और अस्सलामु अलैकुम। आज सारा दिन सियासत के ऊपर जो अमल चलता रहा और ख़ास तौर पर NA 133 का जो मार्का आज लड़ा गया, अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तो नून लीग की जो कैंडिडेट हैं शाइस्ता परवेज साहिबा वो ही आगे हैं, मगर सारा दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात करते रहे कि एक ऐसा मार्का है जिसके अंदर सिर्फ अकेली नून लीग है और अकेली नून लीग भाग रही है, वही शादी आने बजाएगी। उनका तो अपना कैंडिडेट इसके अंदर मौजूद नहीं है। टर्न आउट की क्या सिचुएशन रही और इस पूरे अमल को किस तरह से हारून साहब देखते हैं ये हम जानेंगे, मगर सियासत के हवाले से PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़ेर सदारत हुआ, कल सरबराही इजलास भी होने जा रहा है। एक आम सवाल ये है कि इस इजलास का नुक्ता है और जो मामला था, एजेंडा था, वो इस्तीफों का था और इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च का। इसके ऊपर क्या फैसला हुआ, इसके अंदर शामिल तमाम जमातें उनकी पॉलिसीज़ के पेज क्या एक हैं या फिर क्या क्या चांसेस हैं किस जमात के हवाले से, वो भी हारून साहब से हम जानेंगे। बांग्लादेश के बजट के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि बांग्लादेश के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान से रकबे के लिहाज से 6 गुना से ज़ायद छोटा मुल्क है। उसकी करेंसी की, उसकी जो हालिया सिचुएशन है वो कैसी है, मगर इन सारी सूरत हाल को लेकर वो पाकिस्तान के साथ अगर उसका मुवाजना किया जाए तो वो कहाँ पर खड़ा हमें नजर आता है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। सियालकोट के इंसिडेंट की अपडेट आपके साथ शेयर होगी। आज फिर से हम पुलिस के रोल के ऊपर भी बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ फौरी तौर पर इस सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान को मजीद कौन से इक़दाम करने होंगे, कैसे और क्या क्या इनिशिएटिव्स फौरी तौर पर लेने होंगे जो अब तक नहीं लिए जा रहे, इसके ऊपर आपके साथ चीज़ें हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा कोरोना के हवाले से कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें। हारून साहब, सबसे पहले NA 133 का जो मार्का लड़ा गया है, PTI के नज़दीक तो ये अकेले नून लीग नहीं लड़ाया, मगर हमें तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी वहां पर नजर आया। टर्न आउट इस कदर कम क्यों रहा? टर्न आउट तो बहुत कम था आज। नहीं, नून लीग क्या जीत गई जी, सारे ही हार गए। वोट कितने पड़े हैं, यानी अगर जो असल वोट पड़े हैं, जो लोग खुद घरों से निकले और उन्होंने वोट डाले, जो जाहिर है वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के या नून लीग के या और 2 पार्टियों के भी हैं, वो भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जिन्होंने नून लीग को वोट दिए हैं। 3 पार्टियों के, 3 और पार्टियों ने नून लीग को वोट दिए हैं। तो ये मैक्सिमम जो असल वोटर है 12 से 15% के दरमियान होगा। बाकी तो खरीदे हुए वोट हैं। कुरान मजीद पे हल्फ लिया गया, बाइबल पे भी हल्फ लिया गया। अच्छा। ये कच्ची आबादियाँ काफ़ी हैं, इसमें गरीब आबादियाँ काफ़ी हैं, बेपनाह दौलत जो है वो लुटाई गई। ये किस तरह का इलेक्शन है जिसमें 12-15% असल वोटर हों? और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पीपल्स पार्टी का टारगेट जीतना नहीं है, वो जानते हैं कि हम नहीं जीत सकते। मुकाबला तो हो सकता था PTI में और नून लीग में, फिर भी ज़्यादा इम्कान यही था कि नून लीग जीतती और उसके अवामल वादे थे। पिछली दफ़ा भी उन्होंने कोई यानी 10-15 हज़ार ज़्यादा वोट लिए थे, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क था। ठीक। तो इस दफ़ा तो हमदर्दी का एलिमेंट भी था, इसलिए कि उनका उम्मीदवार फौत हुआ है, ख़ातून उम्मीदवार हैं और ख़ातीन उम्मीदवार जहाँ होती हैं ऐसी सूरत हाल में जब उनके मियाँ का इंतकाल हुआ हो और वो उनकी ज़ाती रेपुटेशन अच्छी थी बड़ी, तो 1 लाख से ऊपर वोट लेने चाहिए थे इन्हें। तो ये कितने वोट हैं अब जो अंदाज़ा जो हो रहा है कि उसे 40-50% कम होंगे जी। इतवार का दिन है, छुट्टी है, लोगों को कोई काम भी नहीं है, मौसम भी खुशगवार है, यानी पोल्यूशन तो है मगर ये है कि वैसे तो सर्दी ज़्यादा नहीं है, बराए नाम ठंड है और लाहौर की सर्दी को तो गुलाबी जड़ा कहा जाता है। देखिए 3 पार्टियों ने डट कर उसकी हमायत की है जितनी वो कर सकती थी। एक तो जमीयत अहले हदीस ने, उनके मसाजिद में खुतबे दिए गए और जितना ज़ोर वो लगा सकते थे उन्होंने लगाया। अब वो जाहिर है कि उनको वोट होंगे 5-7 हज़ार तो, और इससे कुछ कम हो सकते हैं इसलिए कि वो अलग से तो नहीं गिने जा सकते। अच्छा, इसके अलावा ताहिरुल कादरी के हामियों और अल्लामा ताहिरुल कादरी के हामियों ने वोट डाले, इसलिए कि PTI का तो है नहीं और वो PTI से कोई खुश भी नहीं है। उन्होंने जो भी नून लीग के मुखालफ उम्मीदवार थे उसी को वोट देना था। ठीक। अच्छा, उसने वहदतुल मुस्लिमीन के लोगों ने वोट डाले पीपल्स पार्टी को। तो दोनों पार्टियों ने यानी हलीफों की मदद भी हासिल की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे और रुपया भी बेपनाह खर्च किया, ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त किया और वोट तो दोनों ने खरीदे, किसी एक ने नहीं।
उस दिन आपने पूछा था कि पीपल्स पार्टी नून लीग को क्या ज़रूरत है। नून लीग को इसीलिए ज़रूरत थी, उन्हें पता था लोग डिसइंटरेस्टेड हैं। इस इलेक्शन का असल नतीजा ये है कि लोगों को इस निज़ाम पे कतई एतमाद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये सिस्टम इसमें नंगा हो गया और कुछ इसके पल्ले रहा नहीं। पाकिस्तान को एक नए सिस्टम की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जमहूरी निज़ाम हो, ज़ाहिर है अवाम की मर्ज़ी से हो, ज़ाहिर है चारों सूबों की मर्ज़ी से हो, ऊपर से कोई चीज़ मुसल्लत नहीं की जा सकती। लेकिन हर सोसाइटी का अपना एक मॉडल होता है। ये नक्काली में नहीं कौमें तरक्की करती। चीन ने और तरह निज़ाम में तरक्की की है, मलेशिया ने और तरह के निज़ाम में तरक्की की है, तुर्की की जमहूरियत और तरह की है, बरतानिया की और तरह की है, साथ ही फ्रांस लगता है उसकी और तरह की है, अमेरिका की और तरह की है। तो ये जो बरतानवी जमहूरियत की नक्काली हम करने की कोशिश कर रहे थे, फिर रुपए का पैसे का जो इस कदर बेदरेग इस्तेमाल है, 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़, और इस इलेक्शन में तो लगता है कि इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। सही। तो ये कौन सा इलेक्शन है जी? इसमें कोई मैंडेट नहीं होगा। जो उम्मीदवार जाएगा वो कुल वोटों का बहुत ज़्यादा लेगा। तो ये नहीं, ख़रीदे हुए वोटों समेत भी तो 20% होंगे, ख़रीदे हुए वोटों समेत इतने भी नहीं होंगे। 20% नहीं, 4 लाख वोट हैं तो 15% कुल वोटों का, तो बाकी 85% कहाँ गए? उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? कुछ अब पीपल्स पार्टी ने ले लिए। तो अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जिंदा होगी। क्या खाक जिंदा हो गई? वोट खरीद के जिंदा होती हैं पार्टियां। सही। और नून लीग के वोट भी आधे से भी कम रह गए। तो ये कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत तो होनी चाहिए, मगर ये जमहूरियत पाकिस्तान के लिए साजगार नहीं। ज़ाहिर है फौजी हुकूमत तो कोई हुकूमत नहीं है। दुनिया भर में तरक्की जमहूरियत से हुई है, आज़ादी से हुई है, तालीम से हुई है, और आम आदमी की पार्टिसिपेशन से हुई। इसमें आम आदमी की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत थोड़े लोगों की पार्टिसिपेशन। ठीक है, ठीक है। आप हारून साहब कह रहे हैं कि लोग सिस्टम से उनका एतबार उठ गया, अब मायूस है, मगर एजाज चौधरी साहब तो आज एक निजी टीवी के ऊपर ये बात कर रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे कि हमने लोगों से कहा था कि पीटीआई का कैंडिडेट शामिल नहीं है और आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे, आप लोग वोट कास्ट नहीं करेंगे, यही वजह है कि लोग अपने घरों से नहीं निकले। वो तो क्रेडिट इस बात का ले रहे हैं कि हमारे कहने पर नहीं आए लोग बाहर। उसको आप देखें ना कि वो कितने लोग हैं, पीटीआई का तनासब कितना था वोटों का। उनके कहने से ये भी एक फैक्टर तो है, इसमें तो कोई शुबह नहीं है कि चूंकि पीटीआई के लोग नहीं थे, अगर वो होते तो तनासब थोड़ा सा बढ़ जाता। लेकिन सामने की बात ये है, ये सियासतदानों का काम है ट्विस्ट करना, यानी हर सिचुएशन में बयान देना कि हम ही हैं पॉपुलर और हम ही ताकतवर हैं और हमारी अखलाकी साख है। ना पीटीआई की कोई अखलाकी साख है, ना एजाज चौधरी की कोई अखलाकी साख है। अगर वो होते भी तो वो हारते, ज़ाहिर है ज़्यादा इम्कान यही है। तो वोट इससे ज़्यादा 20,000 वोट और पड़ जाते, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है? मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम। ठीक ठीक है। लेकिन हारून साहब अभी जो तनासुब आ रहा है वोटों के हवाले से, शाइस्ता परवेज साहबा के 43,000 हैं, तकरीबन इससे थोड़े ज़्यादा हैं, 29,000 से ज़ायद पीपल्स पार्टी के हैं। तो कहा जा सकता है कि कुछ बेहतरी आई है पीपल्स पार्टी के वोटों के तनासुब के हवाले से, और उसके नून लीग के कुछ वोट कम हुए हैं, ये कहा जा रहा है। नहीं, लोगों ने वोट डाले ही नहीं भाई। सबसे अहम नुकता यह है, पीपल्स पार्टी के वोटरों में क्या बेहतरी आई है जी? वो आबादियों की आबादियां हैं, ग्रीन टाउन है, वो क्या कच्चा जो है कौन सा है, बागड़ियां है, पिंड राजपूता है। ये आप सर्वे तो करें अगले 3-4 दिन कितने वोट खरीदे गए हैं। अच्छा। वो खरीदे हुए वोट हैं, बेहतरी क्या आई है? पीपल्स पार्टी अगर अभी इलेक्शन होगा ना बल्दियाती, तो आप देख लेंगे कि पीपल्स पार्टी वैसे गत तो बनेगी उसमें, पीटीआई की भी बहुत बुरी तरह, इसलिए कि तंजीम पे तो कोई तवज्जो दी नहीं है और इनके लोग आज़ाद खड़े हो जाते हैं अक्सर। तो पार्टी में डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। बाकी पार्टी में भी जमहूरियत नहीं है, मगर वो कोई ना कोई ऊपर से डिसिप्लिन को मुसल्लत कर देते। कोई कुछ नहीं गेन किया पीपल्स पार्टी ने। ये धोखा है जब वो अपने आप को भी दे रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं। अच्छा। यही खुद फरेबी है ना जिसने इस कौम को बर्बाद किया है। ठीक है, खुद फरेबी की आप बात कर रहे हैं। एक और भी एतबार कुछ लोगों को बढ़ा है, जो पीडीएम के लोग आज सर जोड़ कर बैठे थे, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था। हारून साहब, एक तो ये कहा जा रहा है कि मरियम साहबा की कमी बड़ी महसूस हुई, बेटे के वलीमे की वजह से मसरूफ है, मगर तासुर तो ये भी दिया जा रहा है कि शायद मरियम साहबा को चुप करा दिया गया है। मामला क्या है?
वो 15 दिन की छुट्टी वलीमे के लिए, बेटा वलीमे में कोई 2 लाख मेहमान आने हैं, और जितना उनके पास वसाइल हैं और जितना उनका मैनेजमेंट का तजुर्बा है ख़ानदान का, तो उसके लिए 15 दिन की छुट्टी की क्या ज़रूरत थी। मैंने पिछली दफ़ा आपसे कहा नहीं था कि कभी उसको आगे बढ़ाते हैं मोहतरमा मरियम को और कभी शहबाज शरीफ को। इस वक्त ज़रूरत है कि शहबाज शरीफ को आगे बढ़ाएं, तो इसलिए वो अपना बाकी वो जब ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त पॉलिसी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग की जाए और अंडरस्टैंडिंग करके और इलेक्शन कराए जाएं जितनी जल्दी मुमकिन है। उसके लिए और भी बहुत से काम किए जा रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इख्तलाफात क्या हैं जी। PDM में शदीद इख्तलाफात हैं और PTI में भी इख्तलाफात हैं अंदर, वो अलग बहस है। आज अगर हम नहीं कर सके तो फिर अगली दफ़ा कर लेंगे। बात यह है, मौलाना फजलुर रहमान तो अब भी कहते हैं इस्तीफे दो। जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ इसमें भी उन्होंने कहा है कि इस्तीफे दो। नून लीग के लोग जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्तीफा दें। वो कह चुके हैं सारे लोग उनके। और वो इन हाउस चेंज चाहती है। कायरा साहब थे, उन्होंने कहा इन हाउस चेंज के लिए उन्होंने बात की जी। तो वो इन हाउस चेंज चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ये भी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन का पख्तूनख्वा में बाइकाट करो। अच्छा, नून लीग बिल्कुल बाइकाट नहीं करेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो 1000 डिवीजन में जीत सकती है। तो कोई वहदत फिक्र है ही नहीं। सही, वहदत फिक्र जब मौजूद ही नहीं है तो नतीजा क्या। नहीं, मैंने आपसे कहा नहीं था कि दिसंबर में ये नहीं करेंगे। चलिए हारून साहब, लोगों को मैं याद करा देती हूँ। हारून साहब मार्च में कह रहे हैं। लो, मैं याद करा देती हूँ कि हारून साहब ने दिसंबर में जब लॉन्ग मार्च के हवाले से PDM ये सर जोड़कर बैठी थी और ऐलानात इन्होंने किए थे कि दिसंबर में हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो उस सूरत हाल में हारून साहब ने क्या बात की थी वो पहले सुनिए, वापस आके बात करते हैं। मेरा ख्याल तो ज्यादा इम्कान तो यही लगता है कि बस ये वक्त इसी तरह गुजर जाएगा। ठीक है, कोई लॉन्ग मार्च वगैरह आसानी से होता नजर नहीं आता। दिसंबर के महीने में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दिसंबर में लॉन्ग मार्च कैसे होता है। हालात के पेश नजर हारून साहब आपने जो बात की थी ये तो सच साबित हो गई है। लॉन्ग मार्च तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। नहीं, कोई लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं। आखिरी वक्त पे नून लीग भी जो है पीछे हट सकती है। मौलाना फजलुर रहमान को चूंकि वो साथ रखना चाहते हैं, इस वक्त तासुर है। देखिए स्ट्रेटजी है क्या है PDM की। गैर यकीनी सूरत हाल रहे, दबाव रहे इमरान खान पे, अगर वो कुछ डिलीवर कर भी सकता है, अव्वल तो उसकी अपनी बड़ी कमी है, कैपेसिटी कम है, तो वो जो डिलीवर कर सकता है वो भी ना कर सके और इस्टेब्लिशमेंट को राम किया जाए जैसे भी मुमकिन है। और उसके लिए उनका हरावल दस्ता है जो उनके हामी अखबार नवीस हैं, वो तो पूरे वसूख से कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं और -1 भी हो जाएगा। वो -1 भी आपको बताता हूँ क्या है उसमें स्ट्रेटजी क्या है। यानी PTI तो हो मगर इमरान खान ना हो, और उसमें इमरान खान के साथी भी अल्लाह के फजलो करम से उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है। एक आदमी कई उम्मीदवार तैयार है। अच्छा, तो वो मौलाना फजलुर रहमान की मफादात अलग हैं, उनका अंदाज़ फ़िक्र अलग है, नून लीग का अलग है, पीपल्स पार्टी का अलग है, फिर नून लीग में 2 मुख्तलिफ अंदाज़ फ़िक्र हैं। और आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब को करना है और हुकूमत बन भी गई। फ़र्ज कीजिए इलेक्शन हो गए, नून लीग की हुकूमत भी बन गई, तो फिर भी क्या होगा, इस्तेहकाम तो नहीं आएगा। फिर इमरान खान साहब जो है वो अपोजिशन में होंगे। स्ट्रेटजी ये है कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल करार दिया जाए। वो एक फिल्म भी उन्होंने बना के रखी हुई है 8 साल से, और वो अब रिलीज़ करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें भी रिलीज़ करना चाहते हैं। उसको अखलाकी तौर पे एक बहुत कमज़ोर, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आदमी साबित करना चाहते हैं। और उनका ख्याल ये है, आजकल उनके हलकों में बहुत चर्चा है कि वो डिस्क्वालीफाई करना मुमकिन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी जो है उसका भी मूड अच्छा नहीं है, और उनका ख्याल है कि अदालतों से भी कोई रिलीफ मिल जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट भी दबाव में है। ये उनका नुक्ता नज़र है। ठीक, तो वो इन्हें तर्क कर देंगे और इमरान खान, वो फॉरेन फंडिंग केस भी है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे
और तैयार बैठे हुए हैं। शाह महमूद साहब भी तैयार हैं और भी कई लोग तैयार हैं। परवेज़ खटक साहब भी तैयार हैं। परवेज़ खटक साहब तो आपको पता है नाराज़ हैं। और शाह महमूद साहब ने तो मेरा ख्याल है स्कूल के ज़माने में ही सोच लिया था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। हर वक्त वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनने के बारे में सोचते रहते हैं। और लोग भी हैं। अच्छा, आपको पता ही है। और लोगों के हवाले से भी हम आरुण साहब बात कर लेंगे। चलिए यहाँ से बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि इमरान खान साहब की वीडियो के हवाले से कि जी 8 साल पहले से तैयार की हुई है। शहबाज गिल साहब पिछले कुछ दिनों से ये बातें कर रहे हैं कि मरियम साहबा के हवाले से भी एक ऑडियो है जो मैं सुन चुका हूं और वो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकती है और एक तूफान सा बर्पा हो जाएगा और उसके पास सारी सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी। तो ऑडियोज तो इधर से पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि हमें पता है कि कुछ तैयार हैं और वो भी रिलीज हो सकती हैं। दोनों ही एक जैसे हैं इस मामले में। एक कैरेक्टर असैसिनेशन में मुकाबला है। ये मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत कम मिसालें होंगी तारीख में कि इस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन्स की हों। वो आज किसी ने मैसेज किया था उस पे अपना ट्विटर पे कि ये जो अपना सियालकोट का सानिया हुआ है जी, तो इसकी फुटेज जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी को भिजवा दी जाए। तो दोनों का एक ही जैसा हाल है। ये सबक ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। जनाब भुट्टो भी यही किया करते थे और एमक्यूएम ने तो मतलब कोई हद छोड़ी ही नहीं। मतलब गाली गलोच से भी आगे की चीज़ें थी। अखबार नवीस कत्ल तक किए गए और मतलब इतने सहमे हुए थे मीडिया। आपको याद है यरगमाल था। यहाँ एक छोटी सी जलसा गाह है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 आदमी समा सकते थे। वो भी पूरे सूबे से लेके आए थे, पंजाब से। और उसके 3 दिन हर रोज़ 3, 4, 5 मिनट हर बुलेटिन में दिए जाते थे उसको कि एक अजीमुशान जलसा हो रहा है। यरगमाल बना के मीडिया को तो वो करते थे। यानी ये तो सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये यरगमाल भी बनाते हैं। वैसे उन्होंने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी एक बड़े अखबार को यरगमाल बनाया था। उस वक्त तो अखबार ही थे, चैनल तो नहीं थे। पुलिस लगा दी गई थी, कागज़ अंदर नहीं जा सकता था। बाद में उनकी सुलह हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। सही, ठीक। और अब भी मीडिया पे प्रेशर तो बहुत है। तो ये बाकी कैरेक्टर असैसिनेशन में तो ये बाजी ले जाएंगे। और अभी क्या है, ये जब दीवानापन तारी होता है तो इसकी कोई आखिरी हद नहीं होती। देखिए, दानिश की एक आखिरी हद हो सकती है, इल्म की एक आखिरी हद हो सकती है, होशमंदी की एक आखिरी हद हो सकती है। जहालत की कोई आखिरी हद नहीं होती। अभी पता नहीं एक दूसरे के खिलाफ ये क्या क्या कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप और ये करने में बचेगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक। आपने एमक्यूएम के हवाले से भी आरुण साहब बात की। एमक्यूएम की एक डेलीगेशन ने नून लीग से मुलाकात की, नून लीगी रहनुमाओं से। इमरान खान साहब से बड़े नाला हैं। वो कहते हैं हम इत्तेहादी हैं मगर जब वक्त आएगा हम छोड़कर चले भी जाएंगे। आमिर खान साहब आज ये फरमा रहे थे। बिल्कुल चले जाएंगे, इसमें क्या है। यानी अगर हालात उन्हें साजगार मिलते हैं, और हालात साजगार होने का बहुत कुछ रावलपिंडी पे नसार है, अच्छा, तो वो बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे। वो पीपल्स पार्टी के हलीफ रहे हैं, वो नवाज शरीफ के हलीफ रहे हैं, वो जनरल मुशर्रफ के हलीफ रहे हैं। तो अब क्यों नहीं हो सकते हलीफ, इनको क्यों नहीं छोड़ सकते। वो तो जहाँ देखिए सियासत नहीं है, ये दुकानदारी है, ये ज़ाती मफादात के लिए सब कुछ है। ये हमारी आपकी जंग थोड़ी ही है। सही। लोग तो खाम खा इसमें बेवकूफ़ बनते हैं। अब वैसे लाहौर से ये मैसेज आया है कि हम मज़ीद अहमक बनने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर एक कानून बन जाए, जैसे बांग्लादेश में है और कई मुल्कों में भी है, कि नन ऑफ द अबव, उसको कहा जाता है नोटा, वो अगर खाना शामिल कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि 60% वोटर जो हैं, मेरा अंदाजा है, ठीक कमोबेश हो सकता है, वो ये कहेंगे कि हमें कोई उम्मीदवार भी काबिल कबूल नहीं है। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जब इसको बदलने की बात की जाती है, कुछ लोग उठते हैं और पागलों की तरह चीखने लगते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की लाइन है, ये इस्टेब्लिशमेंट की लाइन है। हालांकि हम ये कहते हैं कि एक कौम को इसके लिए तैयार किया जाए। ये साल इसमें लगेंगे, सारे सूबों की रजामंदी से, अवाम की रजामंदी से, उनकी राय लेकर जो ज़रूरी तब्दीलियाँ की जाएं। ये कौन सी जमहूरियत है, एक आदमी 30 करोड़ खर्च करता है, एक 40 करोड़ करता है, एक 50 करोड़ करता है। अब ये सिंध के अवाम का पैसा है ना जो इस पर लगा है, और नून लीग ने जो लगाया वो भी कोई अपने जाती पैसे तो नहीं खर्च करते कोई शरीफ खानदान वाले। बिल्कुल सही बात। वो पता नहीं किस किस का पैसा है।
और इलेक्शन कमीशन इसको देख रहा है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन पहले से ज़्यादा असर्ट कर रहा है, जो अच्छी बात है, ज़्यादा बसीत मजमूई तो अच्छी बात है, लेकिन ये देख नहीं रहा इलेक्शन कमीशन वाले। ये नहीं एक आदमी कर रहा है जी 10 लाख रुपए से ज़्यादा, मुझे याद नहीं कितनी रकम है, मगर इतनी है, 10 लाख है, 15-20 लाख है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। खर्च होते हैं 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, सियालकोट में हुआ 80 करोड़ अंदाज़ा है वहाँ के लोगों का। तो ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन से इलेक्शन है? खरीदे हुए वोट हैं ज़्यादातर। और अब लोग ये तो अच्छी तरह समझते हैं, जो लोग वोट डालते भी हैं, उनकी एक काबिल ज़िक्र तादाद ऐसी है कि भाई हमारे लिए तो किसी ने काम नहीं करना। आप मुझे ये बताइए कि जो उम्मीदवार वोट खरीद के आता है वो लोगों के मरून मन्नत तो है ही नहीं। सही, ठीक है। कुछ उसके अपने वोट हैं, कुछ पार्टी के वोट हैं। नून लीग के तो पार्टी के ही वोट हैं, शख्सियत के वोट नहीं है। तो बाकी तो जो खरीदे हुए वोट हैं, तो उसको क्या परवाह होगी जी लोगों की? सही, ठीक है, ठीक आप बात कर रहे हैं। हारून साहब, आपने पीटीआई के हवाले से, जब -1 फार्मूले के हवाले से आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, मगर आपने ये भी कहा कि पीटीआई के अपने अंदर भी इख्तलाफात हैं। तो ये जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं चौधरी सरवर साहब कि मुझे पीटीआई के अंदर रहते हुए साइडलाइन कर दिया गया है, क्या इसको दुरुस्त माना जाएगा? वाकई ऐसा है? बरतानिया में वो ये बात कर रहे हैं। देखिए ना उनकी ख्वाहिश है ना, वो एक फ़ाल किरदार उन्होंने, जब बरतानिया के पॉलिटिक्स में थे तो एक फ़ाल किरदार उन्होंने अदा किया है। यहाँ भी वो एक फ़ाल किरदार चाहते हैं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। अच्छा, तो इसमें सदाकत है या नहीं है हारून साहब कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है, या फिर उनको ऐसा महसूस हो रहा है? कोई सदाकत है इसमें? नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे दिया ना कि वो एक फ़ाल किरदार चाहते हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए वज़ीर ख़ारजा उन्हें बना दिया, जब वो समझते हैं कि वो लॉबिंग कर सकते हैं, बरतानिया में भी कर सकते हैं, यूरोपीय यूनियन में भी कर सकते हैं, और यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए बातें उन्हें। ये सब लोग जो हैं, पता नहीं क्या कल्चर बनता जा रहा है, बजाय पार्टी के अंदर बात करने के बाहर बात करते हैं। जो जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन का आपसे कहा था कि भाई 2 सरकारी अदारे हैं, आईनी अदारा है, हुकूमत भी आईनी है, वो भी आईनी है, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी अदारा है। तो भाई बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के लोग इस तरह इंटरव्यू दे रहे होते हैं अखबार नवीसों को, कि बल्कि बाद औक़ात वीलॉग भी नशर होते हैं, कि आदमी हैरत ज़्यादा रह जाता है। भाई ये आपके आपस के मामला तय करने के हैं। पहले इतनी बेयकीनी है माहौल में, और उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत पे है, लेकिन अब आप इस बेयकीनी में हर कोई इजाफा कर रहा है, हर कोई ज़्यादा स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हर कोई अपना मुकदमा लड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन अपना मुकदमा लड़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां अपना मुकदमा लड़ रही हैं, हुकूमत अपना मुकदमा लड़ रही है, मुल्क का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा। अच्छा, आप मुल्क के मुकदमे की बात कर रहे हैं हारून साहब। पब्लिकली एक और मैसेज बड़ा नेगेटिव गया है। अगर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया था तो इन तमाम पार्टियों ने इस इजलास का बायकॉट क्यों किया? वो तो मुल्क के मुफाद के लिए बात होनी थी, मुल्क की सलामती के लिए उसके ऊपर बात करना थी। बिल्कुल ठीक है, इससे कोई आदमी डिसएग्री नहीं कर सकता। जिसके होश आवाज सलामत हो, कौमी सलामती का मामला है, अमरीकी दबाव है, इंडिया से टेररिज्म हो रहा है, आपके खिलाफ दुनिया भर में लॉबिंग हो रही है, अमेरिका आपसे नाराज है, और यूरोपीय यूनियन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अरबों का भी रवैया बदल गया। अगरचे बात चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, चीन जो है वो अब उसकी फ़ौजें खड़ी हुई हैं भारतीय सरहद पे, और अफ़गानिस्तान से तकरीबकारी नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि पाकिस्तान दबाव में है। तो कौमी सलामती तो कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे किसी को इख्तलाफ हो कि कौमी सलामती होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कौमी दिफा मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए हर महाज पे क्या कोशिश करनी चाहिए। यानी जो नवाबजादा नसरुल्लाह खान जब तक थे तो वो बाहर जाते थे कश्मीर कमेटी के वफद लेके, तो सब लोगों को साथ लेके जाते थे, तमाम पार्टियों के लोगों को लेके जाते थे। तो ये अंदाज़ा फ़िक्र होना चाहिए। कौमी सलामती में इख्तलाफ राय क्या हो सकता है? इससे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पार्टियां अपने मफादात के लिए सोचती हैं, और अपने भी क्या खाक सोचती हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मफाद जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का मफाद है, जरदारी ख़ानदान का मफाद जो है वो पीपल्स पार्टी का मफाद है, इमरान खान का जो मफाद है वो PTI का मफाद है, और इसी तरह सारी पार्टियों का यही हाल है। आप कह सकते हैं
कि कुछ ANP में डिस्कशन होती है, अगर जब वहाँ भी एक ही ख़ानदान की चौथी नस्ल आ गई है, तीसरी नस्ल आ गई है, चौथी आ जाएगी। और जमात इस्लामी के बारे में कह सकते हैं, एक आध और पार्टी अगर मैं कोई भूल रहा हूँ तो आप मुझे याद दिला दें, कि जहाँ के पार्टी की सतह पर फैसले होते हैं, वरना तो ये MKM भी कल तक एक आदमी की गुलाम थी, अब वहाँ कुछ डिस्कशन होती है। और जो जाहिर है अगर वो सही पॉलिसियाँ इख्तियार करें तो उसका नतीजा उनके हक में अच्छा होगा, कराची के हक में भी अच्छा हो सकता है। और कराची जो बहुत ही मजलूम शहर है, उसे तो ज़रूरत है इस बात की। सही, ठीक है। चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक बढ़ते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो पाकिस्तान से रकबे के लिहाज से कई गुना छोटे मुल्क बांग्लादेश के बजट के हवाले से कुछ खास चीज़ें वो आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले जो भारत का दौरा करने पहुंचे हैं रूस के सदर, उनके इस दौरे की अहमियत के ऊपर हारून साहब का तज़किया लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे, मगर अब ये जानने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश के बजट के हवाले से, मगर उससे पहले ये जो दौरा कर रहे हैं रूसी सदर, वो कितना अहमियत का हामिल है भारत के हवाले से। हारून साहब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रशिया के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज करके ये अमल कर रहा है भारत, या इसके पीछे कुछ और अनासिर हैं? देखिए, गुजारे ये है कि कानून तो ये है अमरीकी कि ईरान से, कोरिया से और रूस से जो भी मुल्क दिफाई नौइयत के ताल्लुकात रखेगा, कोई लेन देन करेगा, उसके पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी। लेकिन साफ जाहिर है कि इंडिया पे पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं। S-400 मिसाइल उन्होंने ख़रीद लिए हैं, अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो कर लेते। इसमें नुक्ता ये है, देखिए वो तो हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसले करता है। इसमें बैनुल-अक़वामी सियासत में उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कौमों के मफादात होते हैं बस। तो वो इंडियंस को सूट करता है। S-400 मिसाइल उन्होंने ख़रीद दिया और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका और कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये इसमें जो सबसे अहम बात यह है, रूसियों को तो बेचना है ही, जाहिर है वो असला साजी में अमेरिका से कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, बाज़ चीज़ों में तो उनसे आगे हैं। तो अमेरिका कुछ कर सकता ही नहीं है, मजबूर है। अमेरिकी मजबूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। वो अभी समिट पे आते हैं तो फिर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि वो भी नाकाम रहेगी। ठीक है, और क्यों नाकाम रहेगी? ठीक है, इस पे जाहिर है अमेरिका जो है उसे अब पसपा होना है। हर सुपर पावर की, हर आलमी ताकत की एक उम्र होती है। अमेरिका की उम्र पूरी हो चुकी, अब उसमें कितने बरस लगेंगे ये हम नहीं कह सकते। एक सुपर पावर की हैसियत से वो एक आम मुल्क बनने में उसको कितना वक्त लगेगा और क्या अंदर भी कोई शिकस्त व रेख्त होगी, अभी हम ये दावा नहीं कर सकते हतमी तौर पर। और ये अखबार नवीसों का काम भी नहीं है इतनी गहरी सतह पर तजिया करना, ये थिंक टैंक्स का काम है। लेकिन अभी इस पे तो कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ दुनिया में। चीन आगे बढ़ता जाएगा, वो पीछे हटते जाएंगे। चीन के पास सरमाया दुनिया को देने के लिए बहुत ज़्यादा है, उनके पास डॉलर है, जितने डॉलर चाहें छाप सकते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है। वो कांग्रेस हमेशा उन्हें इसकी इजाज़त दे देती है, इजाज़त तो लेनी पड़ती है, मगर कांग्रेस को क्या एतराज़ है। तो अभी ये जिस दिन डॉलर वाला किस्सा ख़त्म हो गया उस दिन अमेरिका भी अपने अंजाम की तरफ रवाना हो जाएगा। सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब, ये पूरा किस्सा है ये S-400 मिसाइल का है। पिछले बरस तुर्की ने ये मिसाइल खरीदे थे रशिया से, तो अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां आयद की थी। अब भारत कहता है कि हमें चाइना के साथ खतरा जो है उससे निपटने के लिए ये मिसाइल दरकार है। अब भारत के हवाले से क्या कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी अमेरिका की तरफ से? कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, भारत पे नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी मार्केट है, फिर वो उनके हलीफ हैं चीन के खिलाफ, और बैरुल काहिल में और इसमें बहर हिंद में हुक्मरानी के लिए उन्हें ज़रूरत है उनके ताबन की। इसी तरह जापान अगर कोई ऐसा फैसला करे, जापान तो नहीं कर रहा है ऐसी कोई चीज़, क्योंकि वो तो कोई आर्मी है ही नहीं उनकी, कोई इस वक्त कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। न इन पे लगा सकते हैं, न जापान पे लगा सकते हैं। कल फर्ज कीजिए बरतानिया कर ले, यूरोपीय यूनियन ने किया ना जी मुआहदे चीन से इन्वेस्टमेंट के, तो क्या यूरोपीय यूनियन पे क्या पाबंदियाँ वो लगा सकते हैं? वो वक्त गुजर गया। वो देखिए 1990 में जब वो कह रहा था ना, रूसियों की वापसी के बाद 1991 में सीनियर बुश कह रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और वो फलसफी उनका क्या कह रहा था? एंड ऑफ हिस्ट्री,
तारीख ख़त्म हो गई। कमाल है जी, होकोयामा क्या नाम था उसका, तारीख ख़त्म हो गई। अब दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम होगा। तो उस वक्त जब हम जैसे लोग ये कह रहे थे कि भाई ये इंसानी जबिलतें नहीं बदलती और तगय्युर जो है वो एक दायमी कानून है, हमेशा दुनिया बदलती रहती है और बदलती रहेगी, ज़रूरी नहीं है कि ये सरमायादाराना निज़ाम इसी तरह रहे और ये ज़रूरी नहीं है कि गालिब रहे। तो उस वक्त लोग इसको कोई संजीदगी से नहीं लेते थे। दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलती रहती है। तुर्की एक छोटा मुल्क है, निस्बतन कमज़ोर मुल्क है, फिर सबसे बड़ा उनका जुर्म यह है कि वो मुसलमान है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक ज़माना वो था कि अमरीकियों को खराज अदा करना पड़ता था, उस्मानियों को। टैक्स नहीं मैं कह रहा, खराज कह रहा हूँ। उनसे बाकी मुल्कों के मुकाबले में उनसे ज़्यादा किराया वो वसूल करते थे। उनके बहरी जहाज जब वहाँ से गुजरते थे तो वो एक तरह का खराज ही था। उन्होंने उस्मानी सल्तनत को तोड़ दिया मगरब ने, मिलजुल कर सब ममालिक ने, और इसके बाद तुर्की जो है कमज़ोर हो गया। अब तुर्की उभर रहा है दोबारा, सही, और जितने अच्छे बेहतर फैसले करेंगे उतनी तेज़ी से वो तरक्की कर सकते हैं। उनकी अपनी भी, तुर्की में भी कंट्राडिक्शंस तो हैं, तो इसलिए उस पर तो पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, मगर उसका साइज़ तो छोटा है और इंडिया का साइज़ उसके मुकाबले में बहुत बड़ा है। और तुर्की बावजूद नेटो में शामिल होने के उनका वैसा हलीफ तो नहीं है जैसा इंडिया है। इंडिया के मफादात तो अमेरिका के साथ वाबस्ता हैं बहुत सारे, और अमेरिका के इंडिया के साथ वाबस्ता हैं, तो बाहमी मफादात का रिश्ता होता है। इकबाल ने कहा था, बहरे तकसीम कबूर अंजुमन साख्तान, ये सेकेंड वर्ल्ड वार से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि लीग ऑफ नेशंस जब बनी थी कि ये कब्रों की तकसीम के लिए तो ये तंजीम बनी है। तो ये कौमों के मफादात होते हैं जहाँ सूट करता है। उसूल नाम की कोई चीज़ बैनुल अक़वामी सियासत में नहीं होती, वैसे नेशनल पॉलिटिक्स में भी नहीं होती, बहुत कम कोई उसूलों की पैरवी करता है। ठीक है, आपने छोटे मुल्क की बात की, एक और छोटा मुल्क बांग्लादेश, उसकी बात कर लेते हैं। और सब उसके बजट और उसकी दीगर मामलात में बात करूंगी। एक आम सा सवाल ये है, क्या ये वाकई बात सच है कि इंसानी तरक्की के जितने भी आशारिये हैं उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है? थोड़ा सा आगे। बांग्लादेश तो इतना आपसे आगे है कि आप उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। यहाँ तो बांग्लादेश के बारे में लिखा ही नहीं जाता। आपके रिजर्व्स कितने हैं इस वक्त? $13 बिलियन। बांग्लादेश के कितने हैं? $43 बिलियन। 42-43। आपकी एक्सपोर्ट कितनी है टेक्सटाइल की? मेरे पास फिगर नहीं है इस वक्त, $15 बिलियन की होगी। तो उनकी कोई $40-45 बिलियन की है। एक पौधा कपास का नहीं उगता, एक पौधा। और कोई टेक्सटाइल मिल अगर थी तो वहां पे तो उस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान था यहाँ के लोगों की थी, सही, और कोई बड़ा कारोबारी खानदान नहीं था। उन्होंने ठीक पॉलिसियां इख्तियार की। देखिए 1971 के फौरन बाद बांग्लादेश में बुनियाद रख दी गई एक प्रॉपर निज़ाम की। हादसात भी होते रहे, फौज भी टेक ओवर करती रही, लेकिन वो निज़ाम चलता रहा। सरमायाकारी की को यानी हौसला अफजाई की गई। पाकिस्तान में उसके बरक्स क्या हुआ? पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने, उनका कंट्रीब्यूशन भी है, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तमाम जो बड़े सरमायाकार थे उनके पासपोर्ट ही आते ही जब्त कर लिए। ठीक, पासपोर्ट ही जब्त कर लिए। और जो बड़े बिजनेसमैन में से एक थे दाऊद इब्राहिम रज़ाक, दाऊद के दादा, उनको तो गिरफ्तार कर लिया और उनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, जाफर ब्रदर्स, इत्तफाक फाउंड्री, CM लतीफ़ की बटाला इंजीनियरिंग, जो एक बहुत ही अहम अदारा था, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि क्यों अहम अदारा था। अच्छा, इस्फहानी और वगैरह वगैरह जितने भी है, दादा ग्रुप, ये सब लोग जो हैं इंडस्ट्री टेक ओवर कर ली, बैंक टेक ओवर कर ले, इंश्योरेंस कंपनियां टेक ओवर कर ली। और डॉक्टर मुबश्शिर हसन मरहूम बताते थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ऑन करने का इरादा रखते थे। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ऑन कर ली होती तो बिल्कुल कोलैप्स ही हो जाता। पहले ही साल में जो है वो आधे से ज़्यादा नुकसान हो चुका था। अब वो सरकारी मुलाजम हो गया, वर्कर जो हैं, तो सरकारी मुलाजमों को काम करने की क्या ज़रूरत होती है जी? सही। कभी दुनिया में सरकारी मुलाजमों ने भी कभी कोई इंडस्ट्री डेवलप की है,
या कोई कारोबार चलाया है। ये तो जनाब रसालत माब का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कारोबार हुकूमत का काम ही नहीं है। और ये ऐसी बात नहीं है कि भुट्टो साहब समझते नहीं थे, समझते थे, नहायत ज़हीन व फतीन आदमी थे। देखिए ना, एटमी प्रोग्राम किसने बनाया, किसने शुरू किया? ये समंदर पार जो पाकिस्तानी गए हैं, ये इसके लिए फैसिलिटेट किसने किया, इसके लिए सहूलतें किसने मुहैया की, आइन किसने बनाया, और इंडिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात किसने किए? सब उन्होंने किया था ना। तो नहायत ज़हीन पढ़े लिखे आदमी थे, दुनिया को समझते थे, सियासत की हरकियात को समझते थे। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं होता। असल चीज़ खुलूस है, इसार केशी है। एक लीडर जो है उसके लिए अपनी ज़ात अहम है या मुल्क और कौम अहम है। ठीक। पाकिस्तान तोड़ने में उनका किरदार था, ज़ाहिर है याह्या खान का ज़्यादा था, शेख मुजीबुर रहमान का भी था, मगर इन्होंने भी उसमें पूरा हिस्सा लिया जितना ले सकते थे, क्योंकि ये चाहते थे मुल्क टूट जाए। और मगरबी पाकिस्तान में इनको तो हुकूमत नहीं मिल सकती थी, इनको हुकूमत मिल सकती थी सिंध की और पंजाब की, और उस पर ये कनात करने के लिए तैयार नहीं थे। सही। तो अब ये जो नारे लगाए थे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मोदी जो नारे लगा रहा है उसके नतीजे में वो पीछे अब हट नहीं सकेगा। पॉपुलर पार्टी वही है, उसके नतीजे में इंडिया टूट जाएगा एक दिन। 20 साल में टूटे, 30 साल में टूटे, 40 साल में, ये तो हम नहीं कह सकते जी, क्योंकि ये इतनी पेचीदा चीज़ें होती हैं कि इस पर मुद्दत का तयन कोई भी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा कोई थिंकर भी नहीं कर सकता, एक आम अखबार में इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो अपने नारों के कैदी थे, उन्होंने कारकुनों को खुश करना था, वोटरों को खुश करना था, अपने हामियों को खुश करना था। जैसे इमरान खान साहब अपने हामियों को खुश करने के लिए हर वक्त एहतसाब पे तकरीर करते रहते हैं, फ़िलासफ़र भी बन गए हैं, मुफक्कर भी वही हैं, दुनिया के अजीम तरीन लीडर भी वही बन गए हैं, और थिंक टैंक की भी ज़रूरत नहीं है उनको, वो अकेले ही थिंक टैंक है। तो वो उन्होंने कारोबार को तो बर्बाद करके रख दिया। पाकिस्तान तो यकीन के साथ सारी दुनिया में कहा जाता था कि ये एशियन टाइगर बनेगा, और एशियन टाइगर की तो इस्तिलाह ही पाकिस्तान के लिए बनी थी, या जापान था। और ये बाकी रियासतें जो हैं यानी सिंगापुर, मलाइशिया वगैरह, ये तो बहुत बाद में उभरी हैं, कोरिया भी बहुत बाद में उभरा है। तो वो ये आली जनाब का कारनामा था। अब प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ है कि साबित किया जाता है कि उनके दौर में तो बड़ा कमाल हो गया था, और पाकिस्तान ने ये कर दिया था और वो कर दिया था, फलां कहते। पॉलिसी उन्होंने ठीक बनाई, ठीक, ये समंदर पार पाकिस्तानी के जाने की, मगर ज़्यादा लोग भुट्टो साहब के ज़माने में नहीं गए, ज़िया-उल-हक के ज़माने में गए। अच्छा। और फिर उसके बाद भी जाते रहे, क्योंकि उस वक्त तो मिडिल ईस्ट में ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं थी। लतीफ़ा ये है कि जागीरदारी ख़त्म नहीं की उन्होंने, यानी जागीरें उसी की उसी तरह रहीं, और जो ज़मीनें वापस ली गई वो पंजाब में वापस ली गई, कुछ पख्तूनख्वा में ली गई, और बलूचिस्तान में तो कबायली निज़ाम था, वहाँ तो कोशिश के बावजूद नहीं ले सके, और सिंध में बिल्कुल नहीं ली गई, बराए नाम कहीं दिखाने के लिए 1%, 2%, ठीक, और दूसरे लोगों की ली गई। तो वहाँ से जो बर्बादी की बुनियाद रखी गई तो वो एतमाद ही ख़त्म हो गया। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि कोई फैंसी ग्रुप की मेरा ख्याल है 41 फैक्ट्रियाँ थी, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री लगा। अच्छा। रज़ाक दाऊद के दादा जो है वो चले गए अमेरिका, और वहाँ उन्होंने ऑयल कंपनी बनाई। अच्छा। अमेरिका में रेशो जो है वो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तेल के कुओं की खुदाई में 1 और 7-8 का है, ये हो सकता है कि मुझे गलती लग रही हो। 12 उन्होंने 100% उनकी कामयाबी थी। उन्होंने 6 कुएं खोदे और 6 में तेल निकल आया। अच्छा। और वो वहीं रह गए। इसी तरह कुछ लोग मलाइशिया चले गए, कुछ लोग बरतानिया चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहाँ चला गया। ब्रेन ड्रेन भी हो गया। जो लोग कारोबार चलाने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, जान दीदा, तजुर्बाकार, सूझबूझ रखने, हर कोई इंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक ब्रेक हारून साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे, मगर इसके साथ साथ सियालकोट के वाक़े के अपडेट भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया कि अपने आम शहरियों के ऊपर फायर खोल दिए, उसकी वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से देखने वालों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, भारत की रियासत के हवाले से तो मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले सियालकोट का जो फॉलोअप है, आपने एक तजवीज़ दी उस शख्स के लिए जिसने श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश की, और उस तजवीज़ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कबूल कर लिया और उसका ऐलान भी कर दिया। मैं एक आखिरी बात उस पर अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते में बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। जब तक ब्यूरोक्रेसी का मौजूदा निज़ाम रहेगा, मौजूदा FBR की मौजूदा तश्कील रहेगी, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती, तरक्की हो सकती नहीं है। ये सब लोग रुकावटें डालते हैं, किसी को काम करने नहीं देते। अच्छा, अब आपने सियालकोट का पूछा। जी जी, सियालकोट में देखिए, जैसे जैसे हकायक सामने आ रहे हैं, ये एक बात उसमें वाज़ेह हो रही है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मजदूरों का कोई ग्रुप था जो तुला हुआ था फसाद करने पे, और ये चूँकि जॉब्स तो बहुत है वहाँ मार्केट में, और ये भी मुमकिन है कि इनकी किसी से बातचीत हो चुकी हो और इसका सुराग लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसे नहीं मारा, उसके साथ बहुत बहीमियत का बर्ताव किया, लेकिन वो फैक्ट्री के मालिक को भी मारा और पुलिस ताख़ीर से पहुँची। अब देखिए उसमें कई सबक हैं कि ये ट्रैफिक था, और एक तो इत्तला देने वाले ने गालबन कोई पूरी मामले की संगीनी बातें नहीं की, और पुलिस ने भी कोई रियलाइज़ नहीं किया। फिर पुलिस का मोरल भी बहुत ख़राब है, ट्रैफिक उस सड़क पे वाकई बहुत ख़राब है, मैं वहाँ से गुजरता रहता हूँ। और क्यों नहीं ट्रैफिक ठीक हो सकती जी? सियालकोट की सड़कें लंदन की सड़कों से बड़ी हैं, लंदन की अक्सर सड़कों से बड़ी हैं, ट्रैफिक क्यों नहीं ठीक हो सकती? यानी ये बड़े अजीम लीडर हैं, शहबाज शरीफ भी शेरशाह सूरी था, और इमरान खान साहब तो खैर इब्राहिम लिंकन से भी बड़े लीडर हैं, लेकिन ये ट्रैफिक नहीं ठीक कर सकते। भाई ट्रैफिक ठीक करना कौन सा काम है? हर कोई अपने लेन में रहे, और उससे स्पीड बढ़ जाती है अगर लेन तब्दील ना करें। मोटरसाइकिलों वाले सबसे ज़्यादा खराबी करते हैं, चिंगची वाले खराबी करते हैं, रिक्शा वाले करते हैं। तो अगर आप उसूलों की पाबंदी के लोगों को आदत डालें, जो बतदरीज होगा, एक दिन में तो नहीं हो सकता, तो ट्रैफिक कितनी ख़राब ना हो। ऐसी कौन सी ट्रैफिक है रियाद में या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजल्स में या मियामी में से ज़्यादा ट्रैफिक है, दुबई में से ज़्यादा ट्रैफिक है, मगर आप पार्किंग गलत जगह पे नहीं कर सकते। तो वो अपना ठीक फैसला किया है, यानी उधर से भी बड़ी उन्होंने आली ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दुरुस्त फैसला किया है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत ताख़ीर कर रहे हैं, उसके लिए कंपनसेशन का ऐलान करना चाहिए। 20, 30, 40 करोड़ रुपए की रकम क्या मानी रखती है जी? और उसके बच्चों की परवरिश का, मकान की खरीदारी का, उनकी दिलजोई का, बल्कि वफद जाना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक वफद भेजना चाहिए, क्योंकि इसमें मौका स्वाय मौलाना फजलुर रहमान के, जो ये कहते हैं कि ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, तो वो होते रहें, वो अपनी कोशिश करें, मजहबी कार्ड प्ले करें, उसका नतीजा वो भुगत लेंगे इंशाअल्लाह, और बाकी लोग भी भुगत लेंगे। फिर यह है कि इसमें एक और सबक है कि पुलिस के साथ जो सलूक आपने किया, जिस तरह वो बेचारे मारे गए और उस पर आपको रत्ती बराबर उसकी परवाह नहीं थी, तो उसको भी ज़रा गौर करना चाहिए। आकबत नाअंदेशी है, वाक़यात तो हो गए जो होना था, जो हादसा हो जाता है उस पर रोने से तो कुछ हासिल नहीं होता, मगर उससे सबक तो सीखा जा सकता है। ठीक है, चलिए हारून साहब, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड्स हैं। नागालैंड की भी है, मगर मैं कोरोना के हवाले से भी चाह रही थी, अगर उसके ऊपर भी आप कुछ बात करें, ओमिक्रॉन के हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर अब तक इख्तियार की गई और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कोरोना का देखिए, अभी तक तो कोई सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है चुगताई लेबॉर्ट्रीज, वो तीनों बड़े एयरपोर्ट्स पे मौजूद हैं, तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। 3-4 दिन में पता चलेगा कि क्या कोई जो नई किस्म आई है कोरोना की, उसका कोई मरीज पाया गया है या नहीं पाया गया। मशवरा एक है, हुकूमत की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है इसमें, वैसे मशवरा एक है, एयरपोर्ट्स पे, ईरानी बॉर्डर पे और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इंतहाई सख्ती से काम, सख्त स्क्रीनिंग करनी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हारून साहब वक्त खत्म हो गया, हारून साहब वक्त खत्म हो गया, बेहद शुक्रिया। मैं तमाम देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।